Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to 3D Educators, Trainers and Consultants. My name is Dr. Muhammad Shahir Waqar. I am the Group President of 3D Group. So, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो 3D का आपको दे दें, क्या कर रही है 3D और इसके और एसोसिएट कंपनीज क्या कर रही हैं। 3D एजुकेटर्स 1997 से काम कर रही है और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही कराती है। इसकी इब्तिदा कैसे हुई कि हमारी एक और कंपनी, इसका नाम है 3D सॉल्यूशंस, जो कि आईटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी 1994 से। और आपको पता है जब आईटी का काम होता है तो आईटी में स्किल लोगों की जरूरत है। तो सिर्फ हम आईटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते थे, बल्कि हम मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते थे। और पाकिस्तान में, दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में हमारी सर्विसेज स्टार्ट थी। तो हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट रहा तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कराना शुरू कर दिया। सो ट्रेनिंग में बेसिकली इनिशियली हमने वो कोर्स लॉन्च किए जिसकी हमें बहुत रिक्वायरमेंट थी अपनी ही जगहों पे। शुरू में 8 कोर्सेज हमने लॉन्च किए और वो हमें उन्हीं में से हमने लोगों को पिक किया, उनको तैयार किया, उनको एसोसिएट किया और उन्हीं में से हमारे आज बहुत सारे लड़के पार्टनर्स हैं। मतलब हमारे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ कंपनी बनाई और फिर आज माशाल्लाह सब अपने लेवल पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। 90s मैं तो खैर आउट ऑफ कंट्री रहता था, तो मैं 2007 में दोबारा वापस एक तरह से आया कि कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमें मिल गए थे, तो मेरा आना बहुत जरूरी था। तो खैर मैं आ गया। आगे फिर मैंने मजीद चीजें और स्टार्ट करवाई। वो काम जो 3D सॉल्यूशंस में हो रहे थे वो हमने स्प्लिट कर दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग कंपनी देखेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी वो 6-7 कंपनीज जो है स्टैब्लिश हो गई और अब हम टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। कोई भी आईटी का कोई भी काम होगा तो हमें हमारे पास उसकी कंपनी मौजूद है, हम उसके थ्रू वो काम करवा सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वेब से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सारे एक बैकग्राउंड 3D का है। अब करते करते जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रही वैसे वैसे चीजें बढ़ती रही, लोग मिलते रहे, डोमेन ऐड होते रहे। पहले सिर्फ आईटी था, मैनेजमेंट था, क्वालिटी ऐड हो गया, बैंकिंग ऐड हुआ, अकाउंट्स ऐड हुआ, हेल्थ सेफ्टी ऐड हुआ, फूड सेफ्टी ऐड हुआ, इंडस्ट्रियल साइड ऐड हुई, 25 डोमेन ऐड हो गए। और आपने यहाँ तो देखे कोर्सेज, ये आपने देखा ही है। तो सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर ही आपको सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, फिर मजीद स्पेशल सॉफ्टवेयर है कुछ, खाली इतने कोर्सेज, यानी कि इसी में 20, 25, 30 कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के। फिर ईआरपी के कोर्सेज हम सारे कराते हैं, एसएपी भी कराते हैं, ओरेकल भी कराते हैं, ठीक है, एक डायनामिक्स भी कराते हैं। तो वो सारा यहाँ पे आपको एसएपी का मिलेगा, यहाँ ओरेकल मिलेगा, यहाँ एक डायनामिक्स मिलेगा। फिर आईटी की तमाम कोर्सेज जो है और प्रोग्रामिंग साइड के सारे कोर्सेज जो है वो, और फिर सिक्योरिटी के सारे कोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल। तो ऑलमोस्ट कोई हम लोग 12-13 हजार हम कम से कम कोई वर्कशॉप करा चुके होंगे। ठीक है, इससे बल्कि ज्यादा करा चुके वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मेरे अपने पर्सनल लेवल पर अगर मैं कहूं तो 1-1.5 लाख लोगों को मैंने ट्रेन किया होगा और 3D ने भी तकरीबन 2.25 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया इस अरसे के अंदर। जाहिर बात है जर्नी बहुत पुरानी है, 97 से आप हिसाब लगाएं तो आज 2023 में आप बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो कि 22 साल के या 25 साल के उस वक्त थे, आज वो 40 साल के हैं।
तो वो एक पोजीशन पे है और वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, ठीक है। मैं जब बाहर होता था तो जाहिर बात है मैं वहां से उनको भी बुला के मैंने बहुत सारे लोगों को फिट किया है और फिट हुए हैं और माशाल्लाह बहुत फिट है सब। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने उनके साथ मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की और वो एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर मार्केट में काम कर रहे हैं और उससे हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो हमारे पास जॉब्स भी आती रहती हैं। अब यह है कि मैं पहले इतना 3D एजुकेटर को तवज्जो नहीं देता था, लेकिन 2 साल से मैंने खुद संभाला इसको और इसके अंदर एक बहुत चेंजेस लेकर आया मैं और काफी मैंने इसको जो है वो चेंज कर दिया और आगे आप देखेंगे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ नई चीजें आप देखेंगे कि जो आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का मसला है कि लेटेस्ट सारी चीजें आपको पढ़नी है, लेटेस्ट चीजें पढ़ानी है, उसके बगैर चारा नहीं है। अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि हर चीज में। तो हम 16 इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ काम करते हैं, बॉडीज के साथ। सिर्फ एक पीसीबी कनाडा है, उसके हम 29,000 कोर्सेज लॉन्च करते हैं और 50 कंट्री में हमारे पास उसकी एफिलिएशन है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ। वो खैर एक अलग दुनिया है पूरी, हर एक चीज एक अलग दुनिया है। शायद मेरा ख्याल से मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अगर मैं नहीं हूं यहाँ पे तो कोई चला भी नहीं सकता। अगर आप एक इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो वो आईटी चला रहा होगा, बहुत मैनेजमेंट के 2 कोर्सेज चला लेगा, सारी चीजें नहीं चला सकता। एक आदमी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो लेकिन एक हमारा वर्सटाइल एक्सपीरियंस रहा, हमें मौके मिले, हमने थोड़ा सा मेहनत कर ली वहां पे, तो हमें पता चल गया कि क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो खैर लास्ट में ग्रुप लेवल पे 35 कंट्रीज का इंग्लैंड में ग्रुप हेड था। पूरा फार ईस्ट मेरे पास था, मिडल ईस्ट मेरे पास था, यूरोप, इंग्लैंड और यानी हाफ ऑफ द वर्ल्ड मेरे पास थी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, कनाडा और सब एक और बंदे के पास। ग्रुप लेवल के हेड्स पे हम लोग काम कर रहे थे। खैर फिर मैंने उनको खैरबाद किया और मैंने कहा भाई मैं कुछ दूसरे काम पे जाऊंगा। खैरबाद तो उन्होंने मुझे नहीं होने दिया, लेकिन वैसे मैं फुल टाइम एडिटर के साथ नहीं हूँ, प्रोजेक्टेड वो मुझे छोड़ते नहीं है कि भाई आप इस पे आ जाए उस पे आ जाए, चलती रहती है। थोड़ा सा एक वीडियो है, इसको देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। Welcome to 3 Educators, Trainers and Consultants. Global Institute of International Certification. Invest in people, the only asset that appreciates. Our major domains: project management, artificial intelligence, programming and cybersecurity, and digital marketing. And lots of different domains, which covers 300 courses and international certifications. Our international accreditation and affiliation with international bodies. Key features are: 100,000 candidate have been trained, 500 plus accredited certified trainer since 1997, 200 plus comprehensive certifications, association with 16 international bodies, and presence in 4 countries. We are offering world-class certification with accredited faculties. They are international consultants, deployed international projects, and work in several countries. They are counselors, leaders, trainers, and consultants. Meet our trainers at 3D Educators. Our 800 clienteles, our existence. Join us wherever you are. The Global Institute of International Certifications. Increase your competency and skills. Register now. Don't waste your time. Thank you. ठीक है जी, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास। अच्छा, अब आपका जो कोर्स है, ये कोर्स बड़ा एक डिफरेंट नौयत का कोर्स है। नॉर्मली आपको मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे, बहुत सारे कोर्सेज आप देख रहे होंगे, लेकिन हम पहले समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है। देखिए अब जो दौर है वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको उसको ब्रीफ कर दूं। मिसाल के तौर पर ये एक मोबाइल फोन है, ये बना। अब इस मोबाइल फोन के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले ये स्किल रिक्वायर्ड है कि इसकी बॉडी कौन बनाता है, इसकी बॉडी कैसे बनती है, ये एक स्किल है। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिकल हार्डवेयर कैसे डिजाइन होता है, वो एक दूसरी स्किल है। फिर इसका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है, ये उसकी तीसरी स्किल है। फिर इसके अंदर ऐप कैसे डेवलप होती है, ये उसकी चौथी स्किल है।
तो एक प्रोडक्ट जब बनती है तो उसके कई लेवल पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती है, जॉब जनरेट होती है, और ये इस चीज को हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से हम उन चीजों को पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में जो आज लोग भाग रहे हैं कि मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, फला जगह चला जाऊं, तो वो जाके उनको नौकरी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो उनकी स्किल कोर्स न कर लेंगे। अगर वो करके गए तो एग्जाम पास कर लेंगे, एग्जाम फिर भी पास करना है एनी हाउ। काम नहीं आता होगा तो खाली अल्फाज जो है वो काम नहीं कर सकता। तो अब जो दौर है वो सिर्फ नॉलेज का नहीं है नॉलेज, रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर आपको हाथ से काम नहीं आता है, एक टाइम है जब आपको हाथ से काम आना चाहिए, एक टाइम है अब आप लोगों से हाथ से काम ले लें। उस टाइम के अंदर आप इनिशियल जर्नी पर हैं तो आपको हाथ से काम सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा। ये सिलसिला है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चीज आ गई, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये एक ऐसी इनोवेशन है, ऐसी दरियाफ्त है इस सदी की कि जो है वो दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, जितनी भी आई है अब तक, किसी फील्ड में 40 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी आईटी में तरक्की हुई। हम खुद उसके एक वन ऑफ द पीपल हैं। मैं खुद, जिसने पंच मशीन से काम करना शुरू किया। पंच कार्ड आपने देखे भी नहीं होंगे। पंच कार्ड की प्रोग्रामिंग करते थे, हार्डवेयर में लगाते थे, उसका प्रोग्राम रन होता था, फिर कंप्यूटर चलता था। फिर कोमोडोर कंप्यूटर्स आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सटी कंप्यूटर्स आए, 286 आ गया, हमने सर्वर लगाए बैंक्स में 286, ठीक है। फिर नॉवेल नेटवेयर था, सिर्फ नॉवेल नेटवेयर चला करता था, खाली 500 कंप्यूटर नॉवेल नेटवेयर पे चलाते थे। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको वो क्या काम करता है, ठीक है। एक भी बंद हो गया पूरा नेटवर्क बढ़िया था। फिर यूनिक्स आई, यूनिक्स पे काम हुआ। ओरेकल आ गई, ओरेकल 6, उसने एक धूम मचाई 95 में। हम दूसरा बैच थे जो निकले थे वहां से, और हमें डॉक्टर जावेद अशरफ साहब ने पढ़ाया था, जो कि ओरेकल के 7 इंजन में काम करते थे। उसको इतने बड़े लेवल के आदमी थे वो। फिर यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, विंडोज आ गई 95, उसने ग्राफिकल इंटरफेस लोगों को दिया। डॉस आ गई थी, डॉस भी थी उसमें। पहले विंडोज 3.1 चलती थी, 3.0, फिर 3.1, फिर 3.11, फिर 3.111 ग्रुप, आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने एक टेक्नोलॉजी देखते हुए आ रहे हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट देखते हुए आ रहे हैं। 94 में मेरा होस्टिंग का बिजनेस था, वेब होस्टिंग। जब हम एक डोमेन, जानते हैं डोमेन, एक डोमेन है, वो रजिस्टर करा देते, बस ठीक है, डोमेन रजिस्टर करा देते। तो उस डोमेन को बैठ के हमें ना मैनुअली 3 दिन तक राउट कराना पड़ता था, बड़े बड़े राउटर्स में, और 72 घंटे में जाके डोमेन रजिस्टर होता था, और दिन रात बैठे रहते थे हम एक डोमेन को रजिस्टर कराने में। आया, आप रजिस्टर कराए थे, सेकंड बाद लाइव हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो साइंस है पीछे, वो सारी साइंस हमें पता है। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे, एक क्लिक के पीछे क्या हो रहा है, तो वो हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है उस दौर में, क्या क्या हो रहा था। अब हो वो ही रहा है, लेकिन अब सब ऑटोमेट हो गया। अब कंपनी जो है वो नॉर्मली इस चीज को पसंद क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही थी और आज भी कर रही है, और क्या उसके बेसिक रीजन क्या है, क्यों आईटी के लिए इतना दुनिया पीछे भाग रही है।
तो उसकी दो चीजें आपको समझाता हूं। एक, दुनिया में साइंस काम करती रही है, साइंस के बगैर कुछ नहीं हुआ। इस सदी में जो 19वीं सदी है और 20वीं और 21वीं सदी है, इसमें साइंस ने इतना काम किया कि उसने वो चीजें निकाल ली जो कि शायद इससे पहले नहीं थी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो क्यों हुआ। अब साइंस के अंदर हमेशा से ये तगोदौ लगी रही कि यार कोई ऐसी मशीन है जो 100% आउटपुट दे दे। तो अगर आपने सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है और याद है, तो उसके अंदर दो लॉ डिफाइन हुए, ठीक है। पहला लॉ ये था कि एनर्जी जो है इन होगी उतनी ही एनर्जी आउट होगी। ये हीट के ऊपर है, हीट के ऊपर, क्योंकि एनर्जी हम वही देखते हैं। पहला फिनोमेना यही है कि आग जली, हीट आई, एनर्जी है। सूरज की रोशनी, हीट आई, एनर्जी है। तो कॉन्सेप्ट वहां से आया। पहला लॉ ये था कि जितनी एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी आउट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये बराबर रहेंगे दूसरे। दूसरा लॉ ये था, और वो था कार्नोट इंजन। उसने क्या किया, उसने कहा यार दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें लेके ना मैं काम करूंगा। यानी दुनिया का जो बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है मैं उस पे काम करता हूं। अब उसने क्या किया कि उसने बेस्ट मटेरियल सबसे पहले कंडक्टर लिया। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? गोल्ड, ठीक है नी। तो बेस्ट कंडक्टर उसने जनाब जो है वो गोल्ड चूज किया। फिर उसने बेस्ट इंसुलेटर लिया, वो क्या है? ठीक है जी। फिर उसने बेस्ट मेटल लिया, वो क्या है? ठीक है। फिर उसने बेस्ट गैस ली, वो क्या है? ठीक है। अब इन चारों चीजों को लेके उसने एक मशीन बनाई, उसका नाम था कार्नोट इंजन। और उसने उसको डालने के बाद उसने कहा कि इस मशीन की मैं एफिशिएंसी चेक करना चाहता हूं। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी ये साइन है एफिशिएंसी का, इसको कहते हैं ईटा। उसने कोई 1000 दफा ये काम किया तो एवरेज उसके पास आउटपुट आई, वो आई 60%। उसने एक लॉ बना दिया। उसने कहा दुनिया की कोई मशीन अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें इस्तेमाल करेगी तो वो 60% से ज्यादा आउटपुट देती नहीं, 40% लॉस होगा। सही है ना? बात समझ में आ रही है? अब इस फिनोमेना पे दुनिया ने ना तो कोई गोल्ड लगा रहा है, ना कोई प्लेटिनियम लगा रहा है, ना कोई डायमंड लगा रहा है। जो आप नई मशीन खरीदते हैं, यानी नई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, वो 20% पे काम करती है। एक नई गाड़ी आप खरीदते हैं 22%, 23% पे काम करती है। आप जनरेटर खरीदते हैं, वो 25% पे काम करता है। नया ये उसकी कौन सी एफिशिएंसी है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्वालिटी एफिशिएंसी नहीं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है। अगर किसी जनरेटर में लिखा हुआ है कि ये 1000 वॉट का जनरेटर है, 1 केवीए का, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो 700 वॉट से ज्यादा नहीं होगी।
ठीक है। अब जब आईटी आई, कंप्यूटर आया, आईटी से पहले कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर जो है उस पर बातें 300 साल से हो रही हैं। यानी दुनिया में आदाद कैलकुलेशन एक दिन तो नहीं हो रही, पहले दिन से हो रही, हिसाब किताब तो रखा जा रहा है। तो दुनिया में सबसे पहले कैलकुलेटर बना, पहले मैनुअल था, बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। लेकिन कैलकुलेटर जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे काम करता है। आप इसे क्या कर सकते हैं ज्यादा, ये कर सकते, इससे ज्यादा आप कोई और काम नहीं कर सकते। प्लस कर लें आप, माइनस कर लें आप, डिवाइड कर लें आप, मल्टीप्लाई कर लें, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकेगा। बहुत परसेंटेज निकाल लें। अब कंप्यूटेशन के अंदर क्या हो रहा है, जब कंप्यूटेशन की बात आई, सुनते हैं आपने पढ़ा होगा किताबों में कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया गया वो 1945 में बना और 1000 लोग काम करते थे और उससे प्लस कराया गया, सिर्फ एडिशन कराई गई। यानी 1000 लोग बैठे हुए और 2 + 2 करके क्या हासिल किया गया। लेकिन फर्क क्या था, अब इसमें फर्क को समझे। फर्क ये था कि ये जो 2 है इट इज नॉट न्यूमेरिक नंबर, इट्स अ सिंबल सॉर्ट ऑफ, और सेम एज दिस प्लस इज ऑल्सो अ, देन अगेन दिस इक्वल्स टू इज अ सिंबल। अब ये सिंबल क्या है, ये क्या कर रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। उसको बताया गया, कैसे बताया गया, सबसे पहले एस्की कोड्स बनाए गए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 0 से लेके 255 नंबर तक के कोड हैं और आप इसमें हर नंबर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट होता हुआ देखेंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर की बायोस में डाले जाते हैं। पता नहीं इस पे काम करेगा नहीं करेगा। नहीं, अब करता ही नहीं करेगा। अब ये वो नहीं है ना, ये डॉस नहीं है। हाँ, डॉस का नया वर्जन, डॉस है ही नहीं, ये डॉस थोड़ी है, डॉस का खाली टर्मिनल है, ये टर्मिनल एमुलेशन है। प्योर डॉस अगर आपको देखनी होगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा। खैर, हम यहां पे देख लेते हैं। अब ये कैरेक्टर है सारे, ठीक है, जिसमें अगर आप डॉस पे होते और आप ऑल्टर दबा के 97 दबाते तो स्मॉल ए आ जाता। ऐसे ही अगर आप ऑल्टर दबा के, ये सारे नंबर आ रहे हैं, ये सारे नंबर जितने भी हैं 1 से लेके ऑलमोस्ट अपर केस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका A65, B क्या होगा 66, C क्या होगा 67। अब कंप्यूटेशन में कुछ नहीं हुआ, कंप्यूटेशन में जब ये काम हुआ तो 2 + 2 = 4 हुआ। उन्होंने कहा अगर 2 + 2 = 4 होता है तो A + B = C भी हो सकता है। ठीक है,
कहानी चेंज हो गई। अब ए में क्या नाम है तुम्हारा? ए में नौमान लिखा हुआ है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? बी में हादी लिखा हुआ है। इस प्लस साइन का मतलब इन दोनों को फिलहाल ऐड कर दो, तो सी में वैल्यू आएगी नौमान हादी। सही है। अब कहानी चेंज हो गई। अरिथमेटिक ऑपरेशन के अलावा कैरेक्टर और सिंबल्स की कहानी शुरू हो गई। अब कंप्यूटर के पास कोई चारा नहीं था कि उसको ए बी सी डी और 1 2 3 के ऊपर या प्लस माइनस के ऊपर, वहां पे प्लस माइनस भी एक, आप देखेंगे प्लस माइनस भी एक सिंबल है। ये देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर में आ रहा हूं। ये देखें सब स्पेस बार वगैरह सब जो है ना, नल कैरेक्टर, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, फला 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 फला, ये सब चीज एक सिंबल है। और ये स्केप का बटन 27 है, फाइल सेपरेटर 28 है। ठीक है, डिलीट नहीं चल रहा, 127 मारा डिलीट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको उन्होंने जो है वो एक क्या करते हैं, एक नंबर है, उस नंबर को वो मैप करता है। जब आप लिखते हैं यहां से, जब आप यू लिखते हैं तो यू का नंबर जनरेट होता है, वो स्क्रीन पे आता है। कोडिंग होती है, फिर डिकोडिंग होती है। ठीक है, तो आप यू देखते हैं। अभी है इतना फास्ट कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये सारी चीजें जब यहां पर शुरू हुई, और दुनिया में जब पहली मशीन आईबीएम ने लॉन्च की, जो डेस्कटॉप मशीन थी, 1945 में कंप्यूटर तो बना लिया था आपने, लेकिन ऐसी मशीन जो डेस्क पे आई आपके, उसका नाम था IBM 360, जो Z-DOS के साथ आई। तहलका मचा दिया उसने। क्यों? उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक राइटर मौजूद था, जिसपे आप टाइप करते थे और प्रिंट निकाल लेते थे। एक लोटस की तरह का प्रोग्राम था, एक डेटाबेस थी। ठीक है, और आईबीएम ने 2 महीने के अंदर तकरीबन कोई 66 मिलियन कंप्यूटर सेल किए। 2 महीने, ऐसी डिमांड। अब डिमांड क्या है? किसकी डिमांड? क्या चाहते थे वो इस कंप्यूटर से? अब कंप्यूटर के अंदर 2 हिस्से हैं। ये डिमांड कैसे क्रिएट हुई आप ये देखें। 2 हिस्से। पहला हिस्सा उसका वो क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, यानी हार्ड लेवल के ऊपर वो चीज मौजूद है। हार्डवेयर एक फिजिकल मशीन है जिसमें प्रोसेसर, रैम, ये वो सब लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक चीज इंस्टॉल की, सॉफ्टवेयर। नाउ हार्डवेयर इज अ रियल थिंग, आइदर सॉफ्टवेयर इज अ रियल थिंग। क्या वो रियल है? रियल तो नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है ना, वो एक वर्चुअल चीज है और एक इनटेंजिबल चीज है। एक टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल, आप छू नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, जैसे इंसान की सोच। क्या भाई, कभी कभी इंसान की सोच 60% हो सकती है? कितनी होगी? है? वो तो दिमाग का इस्तेमाल है। आपकी सोच है, आप सोचते हैं कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं 2 पहिए खरीद लूंगा, फिर 2 पहिए खरीदूंगा? तो आप सोचते हैं, मैं 100% सोचता। आप ये सोचते हैं कि मुझे पूरी मर्सिडीज खरीदनी है, 4 पहिए होने चाहिए, उनके बॉडी के साथ हर चीज होनी चाहिए, गिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 100% आउटपुट दे रही है।
हमें इससे गर्ज नहीं है कि ये 60% पे काम कर रहा है कि 20% पे काम कर रहा है। हमें तो गर्ज है ऊपर की चीज की, कि वो मशीन के नीचे कितनी एफिशिएंसी है, वी डोंट केयर। हम किस चीज की केयर कर रहे हैं? वो आउटपुट जो हमें चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो है वो जब इनपुट ले रहा है पूरी, तो टोटल आउटपुट दे रहा है। जो दुनिया का ख्वाब था कि कोई ऐसी मशीन बन जाए जो 100% आउटपुट दे, तो सारी दुनिया पागल हो गई कि इस मशीन को खरीदें हम। ठीक है, इस मशीन को खरीदें और इससे वो आउटपुट ले जो हम चाहते हैं। अब वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, वो डिफेंस हो, वो एजुकेशन हो, XYZ लोग हो, हर आदमी की रिक्वायरमेंट बन गई। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों बन गई? दुनिया में ना सबसे महंगी तरीन जो चीज है ना, सबसे महंगी तरीन चीज, वो है इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बादशाह हैं। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं। आप वेल अवेयर हैं, आप सब कुछ है। आप वेल अवेयर नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं। आप नॉलेजफुल हैं, आपको दुनिया पूछेगी। नॉलेजफुल इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब काम शुरू होता है तो काम ऐसे नहीं होता कि वो एक ही आदमी कर रहा है या एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, बल्कि वो मल्टीपल लोग कर रहे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट कर रहे हैं। यानी एक आउटपुट लेने के लिए अगर मुझे कोई चीज बनानी है या कोई काम करना है तो उसमें कई लोग कई जगह इन्वॉल्व हैं। अगर एक गाड़ी बनती है तो गाड़ी खाली नहीं बन जाती। ठीक है, उसकी बॉडी अलग बन रही है, उसकी सीटें अलग बन रही हैं, उसका इंजन अलग बन रहा है, उसकी लाइटें अलग बन रही हैं, उसकी वायरिंग अलग हो रही है। कई लोग अलग अलग जगह से आके उसको असेंबल करते हैं। पहले बनती है वो, फिर वो असेंबल होती है, फिर कहीं बाहर आती है। अब ये जो बनने का अमल था कि यार मैं आपको मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम बॉडी बना लो। आपको मैंने कहा आप लाइटें बनाइए, आपको मैंने कहा आप इंजन बनाइए। ठीक है, आपको मैंने कहा भाई कि आप जो है वो एयर कंडीशन बनाइए। अब इन्होंने बना के रख लिया, मुझे पता नहीं। इन्होंने बना के रख लिया, मुझे पता नहीं। इन्होंने बनाया ही नहीं, मैंने कहा कोई पूछ नहीं रहा, मैं क्यों बनाऊं। इन्होंने आधा काम किया। अब मैंने बुलाया, मैंने कहा हाँ भाई काम कितना हुआ? कह रहे सर मैं तो 4 दिन पहले खत्म करके बैठा हूं। सर मैं तो 2 दिन पहले खत्म करके बैठा हूं। कहेंगे सर मुझसे तो आपने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने काम ही क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं तो अभी कर रहा हूं, पर लोग इतने कम है, मैं तो आधा काम करके बैठा हूं। अब इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कि कहां पे मैं खड़ा हूं, देखो ना एक काम होता है ना जब, तो उसकी एक आउटपुट का एक टाइम है। वो टाइम चाहिए मुझे, उस टाइम पर मुझे आउटपुट चाहिए। मैं कहां खड़ा हूं ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होता था। और अगर ये काम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता था क्या हो रहा है। जैसे कि जब मेरी प्रोडक्ट बन गई, मैंने टॉफी बनाई, तो सेल हो गई। सेल ऐसे थोड़ी जाती है। सेल तो जब रिटेल वाला सेल करता तब पैसे मिलते हैं। अब मेरी कंपनी से निकली, डिस्ट्रीब्यूशन पे गई, डिस्ट्रीब्यूशन से निकली, होलसेलर के पास गई, होलसेलर से निकली, रिटेलर के पास गई, रिटेलर कस्टमर के पास आगे लेके चला गया। मुझे पता ही नहीं कि मेरी प्रोडक्ट बिकी भी है कि नहीं बिकी। ये सब गेम किस चीज का है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी थी कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा भाई मैं आपको टाइमली इंफॉर्मेशन देती हूं। तो सबसे पहला जो माइलस्टोन था वो था कि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसने काम खत्म किया, मुझे पता चल जाए, मैं फौरन दूसरा काम दूं, टाइम जाया नहीं करूंगा। चैलेंज था कंपनीज के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या? फास्ट एक्सेसिबिलिटी।
फौरन फौरन चीजों को पता लगना शुरू हो जाए। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम जो थी कंप्यूटर ने सॉल्व कर दी। repetitive work reduced. एक टाइपराइटर को बिठाया हुआ मैंने कहा इसके 100 भाई टाइप निकाल देना। वो बेचारा पहले कार्बन लगाता था, उसमें 4 कार्बन से ज्यादा लगते नहीं थे। हमने तो काम किया उसके ऊपर, कोई लगा के करो, टक 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 गलती हो गई, टक 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 मिटा रहे हैं, फिर दोबारा, यानी घंटों में जाके 4 खाली पेपर बाहर निकलते थे, फिर 4 लगा रहे हैं। यानी कि 6 बंदे बैठे हुए और 6 बंदे जो हैं वो एक दिन में जाके 100 पेपर प्रिंट करते हैं। आया हमने एक बनाया, कमांड दी, चलो रिपीटेटिव वर्क खत्म हो गया। ठीक है, एरर रिड्यूस हो गए। जो काम बार बार आप करते थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। क्या आ गई, एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, प्रिसाइजनेस आ गई। जब इतनी कमाल की चीज हमें मिल रही थी तो हर डोमेन की रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई हमें दो, और अभी तक है और रहेगी, ना खत्म होने वाली चीज। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये आ तो गई, चलेगी कैसे, क्या करें। उन्होंने कहा भाई चलाना क्या है, तो एक आदमी तो नहीं जिसको चलाना है, मल्टीपल लोगों को ले देना है, मल्टीपल काम करने हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर जैसे कि एक घर होता है उसको जब बनाते हैं तो उसमें सब रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं, सब एक जगह रहते हैं। दैट, और उस घर में रहने के लिए फिर आपके लवाजमात हैं, टूथब्रश भी चाहिए, डेगची भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, हर चीज चाहिए। दैट इज कॉल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां आप रह रहे हैं, बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, फूल प्रूफ होनी चाहिए, जलजला प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको वैसे ही बनाते हो उस इमारत को, और वैसे ही आप सब काम करते हैं। तो आईटी को चलाने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हवा में नहीं चल सकता है। प्रॉपर इंजीनियरिंग चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो प्रॉपर नॉलेज के लिए हमारे पास एक जगह वो होगी जहां पर मशीन्स होंगी सारी। वो मशीन जो सर्व कर रही होंगी यूजर को, यानी कंप्यूटर मशीन होगी, लेकिन वो ऐसी मशीन होगी जो कि सर्व कर रही होगी दूसरे यूजर्स को। तो इसका मतलब है कि इस मशीन की जब सर्व करने वाला होता है ना, उसकी थोड़ी सी पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, उसके पास जो है वो कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी हिम्मत हो कि वो बर्दाश्त कर सके चीजों को। तो ऐसी मशीन आपको चाहिए। ऐसी मशीन जो होती है उनको कहते हैं सर्वर मशीन, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, जिसमें मल्टीपल रैम्स होती हैं, जिसमें रिडंडेंसी होती है, जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। अब उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, कैसे उसको रनिंग पोजीशन में रखा जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा क्या है कि हमें सर्वर्स चाहिए। अब इन सर्वर को चलाने के लिए विदाउट सॉफ्टवेयर तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है
ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिंगल बूटर होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो सिंगल बूट पे काम कर रहा है, या आप उसको ये समझें कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम करता है। और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सेम उस जैसे को या अलग को भी सपोर्ट करता है, उनकी बात सुन सकता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल लेवल पे काम करता है वो एक सिंगल यूजर के लिए होता है, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूजर के लिए काम करता है वो नेटवर्क लेवल पे होता है, तो उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करना है? एनवायरनमेंट क्या है भाई? मुझे खाना खाने जाना है, तो जब मैं दाल खाने जाना है, दाल मिलती है 50 रुपए की, 70 की हो गई होगी अब ढाबे पे, ठीक है जी, वहां खा लूं। लेकिन 2000 रुपए की दाल खा रहा हूं मैं जाके कुलाची पे, क्या फर्क है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का फर्क है। आपको क्या पसंद है और आप खर्च भी करते हैं, आप पैसे डाल के थोड़ी देते हैं, आप इन्वायरमेंट के पैसे देते हैं, आप अपनी खुशी से देते हैं, दिल खुश होता है आपका, साफ सुथरी जगह, हाइजीन, ये वो, इसलिए पैसे देते हैं आप। वरना आप इस चीज के पैसे थोड़े ढाबे पे खा लेंगे, वहां लाल बेग भी निकल आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, कहेंगे भाई वापस ले, दूसरी ले। तो ऐसे ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एनवायरनमेंट है। आज के दौर में जो बहुत ज्यादा चलने वाले एनवायरनमेंट है, एक विंडोज का एनवायरनमेंट है, दूसरा लिनक्स का एनवायरनमेंट है, तीसरा आईबीएम का एनवायरनमेंट है, चौथा एप्पल का एनवायरनमेंट। लेकिन जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा दुनिया में रिनोड काम कर रहे हैं वो क्या है? ये आईबीएम भी है, तीनों हैं। आईबीएम बड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया के लोगों के लिए है, समझ ना? लेमोजीन हर किसी के लिए नहीं बनती, ऑर्डर पे बनती, ऐसे आईबीएम है। लोग कहते हैं हमारे लिए बनाओ, तो उनका छोटा सा भी सिस्टम अरबों का है। खैर इसके बाद में बात करेंगे क्यों, ठीक है जी। हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को लाइक करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादातर एनवायरनमेंट विंडोज पर है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विंडोज पे भी चला रहे हैं, लिनक्स पे भी चला रहे हैं, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट। दोनों को आपकी पसंद पर डिपेंड करेगा, हर चीज चलती है, हर फ्लेवर मौजूद है। अब बात यह है कि ये चल तो जाएगी, इसको मैनेज कैसे करना है? घर खरीदना बहुत आसान है, घर मैनेज करना बहुत मुश्किल। आप एक दफा पैसा लगा के खरीद लेंगे, फिर हर महीने के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का खड़ा किया, सर्वर खड़े किए, ऑपरेटिंग सिस्टम खड़े किए, यूजर को बना दे दिए सब कुछ। अब जो चलाएंगे आप उसको, तो फिर आपको पता चलेगा कि मसले मसाइल क्या आ रहे हैं। जैसे घर में आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं घर के, वो आते हैं, कभी नल का टूट जाएगा, कभी गैस बंद हो जाएगी, बिजली कट जाएगी। ये मसाइल अपनी जगह ऐसे ही यहाँ पे हमने समझना है कि वो मसाइल क्या है, क्या क्या चीज। अब अगर ऐसी मशीनें बहुत सारी हों और हर किसी के अलग अलग काम हो, तो ऐसी मशीन के साथ जब हम काम करेंगे बहुत सारी चीजों का, तो हमारे पास पूरा एक डेटा सेंटर खड़ा हो जाएगा।
अब डेटा सेंटर क्या करता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन डेटा सेंटर खड़ा हो जाएगा। डेटा सेंटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबका डेटा वहां आ रहा है, सेंट्रलाइज्ड। और मैंने आपको क्या बताया, दुनिया की कीमती तरीन चीज क्या है? इंफॉर्मेशन बेसिकली जनरेट होती है डेटा से। ठीक है, नोमान, मैं नहीं जानता नोमान, कौन नोमान? 1000 नोमान। लेकिन अब मैंने कहा जी नोमान enrolled in data डिप्लोमा इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नोमान की एक अलग हैसियत हो गई। ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि नोमान ने एक डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, इसका मतलब 6 महीने बाद ये कुछ करके निकल जाएगा यहां से। समझ रहे? ये खाली नोमान की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन नोमान एक इनरोल्ड कर गए हैं एक डेटा डिप्लोमा में। ठीक है जी, और ये उनका इनरोलमेंट नंबर है। ये एक इंफॉर्मेशन। नोमान के बाद डिप्लोमा आ गया, अभी उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन। नोमान की जॉब लग गई, उनकी सैलरी इतनी है, उनका एनआईसी नंबर ये है, वो इस तारीख को पैदा हुए थे। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन इनसे जनरेट हो जाएगी और ये कीमती तरीन इंफॉर्मेशन है। इसको हम सिक्योर करेंगे, जाहिर बात है अपने पास कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए होना हो। हर कंपनी के लिए उसका डेटा, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है कि वो क्यों रखता है उस डेटा को। हॉस्पिटल जाते पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं बताइए यार आपका नाम क्या है, अपने मोबाइल नंबर बताएं, वो मोबाइल नंबर से आपको ट्रेस कर लेंगे। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपकी सारी चीजें निकाल लेंगे। तो अब जो दूसरा पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि आप ये नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सर्वर्स के ऊपर रन हो रहा है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम। और असल में कमाल यही कर रहा है, लेकिन अगर सर्वर नहीं चले तो ये कमाल बेकार है। अब जनाब, जब आपने कहा कि ये मेरे पास ये सिस्टम रेडी हो गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी चल रहा है, अब मेरे बहुत सारे यूजर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बैठे हैं, ये हर कोना एक यूजर का कोना है। अब मुझे जाहिर बात है कि यूजर को इन सर्वर से बात करानी है। अब जब ये यूजर इन सर्वर से बात करेगा तो अब ये क्या हो गया कि यहां पर एक जाल बिछ गया तारों का, नेट बन गया एक, और उस नेट पे काम करना उसको कहते हैं नेटवर्क। जाल पे काम करना बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी जाल पे नहीं खड़ा होकर काम कर सकता, थक जाएगा। ऐसे ही अब एक हिस्सा हो गया वो, क्या आपने कहा भाई कि मुझे ये सब कुछ चलाना है, हार्डवेयर और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम और उनकी तमाम चीजों को, दैट इज कॉल्ड
सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। और जब मैं नेटवर्क के ऊपर आ जाऊंगा, नेटवर्किंग की सारी चीजें देखूंगा, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। और जब मैं पूरे डेटा सेंटर को देखूंगा तो मैं कहूंगा डेटा सेंटर और यही आपका पूरा कोर्स है। तो आप 3 बड़ी चीजों को करेंगे और आपने अगर इनको ढंग से कर लिया तो हो सकता है कि पहले साल आपको जॉब एक नॉर्मल लेवल भी मिले, बहुत अच्छी जॉब ना मिले, दरमियान में मिल जाएगी, वैसे तो मुझे पता है जो नहीं कर रहे हैं उनको मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्टअप मिल जाता है आराम से 25-30 हजार का। लेकिन मेरे लड़के जो सीनियर लेवल पर है, जिनका 8 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो 5-6 लाख रुपए ले रहे हैं इसमें, पाकिस्तान में। दुबई शुबई में तो बहुत पैसे मिले। उन्होंने यही कोर्स पढ़ा है मुझसे बहुत पहले। हाँ भाई, ये है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मेरे साथ ये मिली कि जो मैंने बड़ी बड़ी नेटवर्किंग जब बनाना शुरू की तो वो मेरे साथ आ गए, कहने सर हमें आप कराएं सर, हम साथ में फ्री में काम करेंगे। मैंने कहा बेटा रात भर जंगल में बैठना ये सोच रहे ना, ऐसे बोलकर है। प्रैक्टिकल तो यहाँ भी कराया, तो करा उन्होंने, जाहिर बात है प्रैक्टिकल तो उन्होंने किया था, लेकिन बात है कि फील्ड में जाके एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना। हाथ से ड्रिल भी की, हाथ से पट्टियां भी लगाई, ये सारे काम किए ना। हमने कहा करना है तो करो बेटा, आ जाओ, शुरू हो जाओ। एक दिन में एक यूनिवर्सिटी में, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पास आए। मैं एक आईएसपी बना रहा था, आया हुआ था पाकिस्तान, एक आईएसपी बना रहा था, मैं सक्खर में था। तो फोन आया उनका कि यार वो इस तरीके से थोड़ा मसला है, हमें लैब बनानी है, 100 कंप्यूटर की लैब बनानी है। बन जाएगी यार, क्या मसला है। उन्होंने कहा यार वो परसों तक बनानी है। तो मैंने कहा क्या हो गया, सब में तबीयत ठीक है? कहने हाँ सर बस मैं फंस गया हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी वरना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बाय एयर रात को 2 बजे यहां पहुंचा और सीधा गया उसके पास। क्या हो गया? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, एचएससी का, एचएससी नहीं मुझे कॉल, एचएससी नहीं होती थी जमाने में। हाँ एचएससी होती थी, शायद एचएससी होती थी, नहीं पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था ना, वो यूजीसी होती थी। खैर एचएससी थी, खैर उनका विजिट है और वो कह रहे हैं 100 कंप्यूटर की लैब नहीं होगी तो एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगी, मैं तो नौकरी से भी जाऊंगा और सब चीज जाऊंगा, ये कह रहे बना के दो। आपको पता है सर मुझे तो तजुर्बा ही नहीं। मैंने कहा उससे बोलो कि जाओ ऑनर को बुला के लेकर आओ जो फोन। रात को 3 बजे उनको फोन किया, वो जाग ही रहे थे। जी मैंने कहने लगा सर वो मेरे सर आए मिलना चाह रहे, मैं आ रहा हूँ। 4 बजे पहुंचे, खैर अच्छे आदमी थे, नाश्ता वाश्ता लेकर आए। कहने जी सर। मैंने कहा सर ये काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे ना 10 लड़के चाहिए ऐसे जो ड्रिल कर सके, जो पट्टियां लगा सके, डिजाइन में बना के दूंगा, 6 घंटे में ये काम करके दें मुझे, बाकी काम मेरा है, मैं आपको करके दूंगा। एक दिन में 100 कंप्यूटर की लैब बना के दे दूंगा, सब कुछ चला के दे दिया, जागते रहे। मैंने अपने एक दोस्त को और बुला लिया, मेरे साथ था वो। मैंने कहा आजा यार, मैं अकेले कितनी इंस्टॉलेशन करूंगा बैठ के, सर्वर मैं करता हूँ, तुम फलान चीज कर। खैर उन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। मैं बाय एयर आया, अपना टिकट लगा के, उस जमाने में 5,000 रुपए का टिकट था, पैसे नहीं दिए। कोई ना बात हुई हमारी पैसों की, मैंने बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब जाहिर बात है कि मैं उस लड़के के लिए आया था, मैं तो पैसे मांगने, कोई और था तो 14-15 लाख रुपए का काम था।
और मुंह मांगे पैसे देता, शायद वो करोड़ों रुपए उसने फंसाए होते अजय थी। मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। लड़का आया, कहेंगे सर वो क्या लेंगे आप? मैंने कहा दुआएं कर ले, बस जा रहा हूं। आगे सो गया। पता नहीं हम लोग शायद कहाँ थे, कराची में किसी कंपनी में बैठे हुए थे। तो वो फोन आया उनके बॉस का। मेरे पास वो इंस्टा वन का फोन होता था, छोटा वाला, क्योंकि पहली सेल साइट मैंने लगाई थी इंस्टा वन की कराची में। तो इंस्टा वन वालों ने मुझे फ्री दिया हुआ था। उस जमाने में इनकमिंग के पैसे भी लगते थे। तो मैं उनके पास ऑन टेक्निकल स्टाफ के तौर पर, आप समझ लेंगे, मैं एसोसिएट हो गया था। उस वक्त मुझे सब पता था, बीटीएस वगैरह सब क्या पढ़ा के बैठ गए थे, उनके क्या काम होता है। वो आए, उनको खुद नहीं पता क्या करना है। तो बाहर से कंपनी आई, उसने आके समझाया ये करना है, वो करना है, फला है। मैं फोन आया, कहने यार वो आप तो चले गए, शुक्रिया आपका, हमारा काम हो गया, बड़ी मेहरबानी, हम चाह रहे हैं आपकी दावत करें और जो आप चाहते हैं हम आपको दे देंगे। मैंने कहा सर आपने पूछ लिया, बड़ी बात है ना, मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं तो अपने स्टूडेंट के लिए आया हूँ। वो रो रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नहीं चाह रहा था कि उसकी नौकरी जाए, इसलिए मैं आके मैं आपका काम करके चला गया। कभी जिंदगी में हो सकता है शायद कहीं मुलाकात हो जाए, तो देख लीजिएगा उस वक्त क्या हो सकता है। अच्छा खैर, मैंने कभी जिंदगी में ये परवाह नहीं की मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये आपको बताऊं, मेरा ये नेचर है। कभी काम कर दिया, किसी से पूछा नहीं कि मैं कितने पैसे दोगे, काम कर दिया उसका, बाद में वो दो दे गया, अल्लाह खैर सल्ला भाई। और अल्लाह मैंने इतना दिया तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। दुबई में मिला मुझे वो, कहने लगा यार एक प्रोजेक्ट है यार, मैं, अच्छा वो मिला, कहने लगा यार आप वकार साहब है? मैंने कहा जी जी। कहने सर वो हमें तो काम कराना है एक जगह, यार इनसे बंदा बेहतरीन कौन है भाई, इनको ले लो। उस जमाने में 25 लाख रुपए का काम खड़े खड़े दिला दिया उसने। और हम दुबई में काम करते थे, लेकिन उस लेवल का नहीं करते थे, वहीं से हमें बूस्ट मिला। लेकिन कहां आपकी मेहनत रायगा नहीं आती, कहां आपको मिलता है। अब आजकल के दौर में हमारे यहां क्या है, लड़का हिलेगा नहीं, उसको पैसे नहीं दो। तो यार पैसे कितने मिलेंगे सर? भाई तुम्हें आता क्या है अभी? 97 में मैंने पहला ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाया है। पूरे पेट्रोमेंट से 100 लोगों को हायर किया था मैंने, पूरे पाकिस्तान के पेट्रोमेंट से। और $12 लाख की सेल होती थी उसकी, उस प्रोजेक्ट की, विद इन 5 मंथ्स। जितने लड़के आए थे ना सबको कहता एक पैसा नहीं मिलेगा, काम सीखो। वो सबको काम सिखा रहा था, मैं खुद भी सीख रहा था, उनको भी सिखा रहा था। और सारे लड़के आज आप बड़ी बड़ी जगहों पे ई कॉमर्स के स्टोर देख रहे हैं और चला रहे हैं, वो सब वही लड़के हैं, सब वही लड़के हैं। बड़ी बड़ी साइट जो चल रही है सब वही लड़के हैं। वो 100 लड़के तहलका मचा दिया उन्होंने, बिलियन है सब वो आज, छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन वो 6 महीने जो मेरे साथ गुजारे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जिंदगी बना दी। आज भी मैं कहता हूं आ जाओ भाई, हमें टीम बनानी है, अभी हम नई टीम बनाने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। आने को तैयार नहीं, कोर्स कर रहा है वहां 5-5 हजार, 4-4 हजार, 3-3 हजार का, कुछ नहीं आएगा वहां, कुछ नहीं सीखेगा। लेकिन ये काम वो कर लेगा, लगा लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा 6 महीने, तो कहीं और जाएगा। ये बात हमारी कौम को समझ नहीं आ रही। फ्रीलांस करना चाहते हैं, फ्रीलांस क्या चीज है? फ्रीलांस कोई स्किल होगी तो करोगे ना भाई। फ्रीलांस की थोड़ी कोई हलवा लाके तुम्हारे मुंह में खिलाएगा, समझे भाई? तो एक टाइम है जब आपको थैला उठा के भागना है, आपके लिए, आपके लिए खास। आप ये तो चलो थोड़े स्टेज से बाहर आ गए, लेकिन आप 2 लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम है कि थैला उठा के भागना है धूप में भी, और कम से कम 3 साल भागना है। अभी तो बहुत छोटा ही तो तुम्हारे लिए, फिर जाके तुम कुंदन बनोगे। ऐसे नहीं बन सकते।
इस कोर्स से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक गाइडलाइन मिलेगी, लेकिन डटे रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस आपकी है, मैं तो एक दिन पढ़ा के चला जाऊंगा, 6 दिन क्या करेंगे आप? तो आपने खुद भी सोचना है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, खुद भी एक्सप्लोर करना होगा, खुद भी लगाना होगा। एक मशीन आपको लेनी होगी, घर पे हो, आपके डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें कम से कम 16 GB रैम हो तो अच्छी बात है, 8 GB मशीन मर जाएगी क्योंकि उसके अंदर आपको कम से कम विंडोज 10 हो, ठीक है, वर्चुअल मशीन बनानी है। अब अगर आप 2-2 GB की वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो ऐसे चलेगी सर्वर, तो आप खुद सोचें क्या करेगा वो, ठीक है। तो अच्छा है कि 12 GB तो कर लें, मशीन पे काम करें, नहीं है तो यहां आ जाए, यहाँ आपको टेस्ट मशीन दे देंगे, उस पर काम करें, मशीन हमारे पास मौजूद है। प्रैक्टिस आपका काम है भाई, मेरा काम है आपको मैं सिखा दूं, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका कोर्स कंटेंट है। अच्छा, अब इस कोर्स कंटेंट की एक और खूबसूरत बात क्या है, इस कोर्स कंटेंट के बाद आप MCSE देते हैं, आप CCNA देते हैं, आप डेटा सेंटर का पेपर देते हैं। डेटा सेंटर का पेपर महंगा है, MCA से CCNA आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने अब इसमें क्लाउड भी डाल दिया, थोड़ा बहुत क्लाउड भी बता दूंगा आपको। क्लाउड अजोर का अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अमेज़न अजोर कोई भी कर लो, बात एक ही, यहां पे समझ जाओगे आप। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम एक मशीन खड़ी करेंगे जो क्लाउड ऑफर कर रही है। कैसे ऑफर कर रही है, क्लाउड है क्या, ऑफर कैसे हो रहा है, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्यों क्लाउड पे जा रहे हैं, तो उसका पहले एक थीम है, वो समझने की जरूरत होगी आपको। और फिर क्लाउड कैसे ऑफर हो रहा है वो आप खुद भी कर सकते हो ऑफर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस ये कि उसके कुछ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं कर सकते आप, इसलिए कि उसके कुछ स्टैंडर्ड है, उसके कुछ लाइसेंसेज है, ठीक है, वो लेने पड़ते हैं, वो बहुत महंगे हैं, तो वो नहीं करता। लेकिन आप क्या है, अब दौर चेंज हो रहा है, थोड़ा दौर क्या चेंज हो रहा है, पहले कंपनी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास रखती थी, अब कंपनी अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रख रही, अब कंपनी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और चलाए, ठीक है, हमें बस सर्विस मिलती रहे। तो जॉब आपकी कहां होगी, जो कोई और चला रहा है, जो कोई और चला रहा है, बहुत सारे डेटा सेंटर में होगी या मुख्य जगहों में होगी, डेडिकेटेड अकाउंट चलाने पड़ते हैं, रिमोटली बैठ के आपको देखना पड़ता है, लेकिन काम आपको सारा करना पड़ेगा उसका। आप ऑन कॉल होते हैं कंपनी के साथ, आप कहते हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जैसे IT डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं ऐसी वहां कॉल हो रही होती है। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सीधे, जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक बातें आपको यहाँ बताई हैं कि क्यों है कंप्यूटेशन, हम क्यों करना चाहते हैं, क्या वजूहत है कि हम दुनिया इस तरफ भाग रही है, तो ये वजूहत है, और ये वजूहत खत्म नहीं होंगी। अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं, आगे इंशाल्लाह आप तो देखेंगे, मैं तो शायद जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर क्वांटम कंप्यूटर देखेंगे आप, वो एक नई दुनिया आ रही है, इसको रिप्लेस कर देगी इन कंप्यूटर्स को। तो काम वही होगा, लेकिन प्रोसेसिंग पावर डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, चीजें वही होंगी सारी। सो आपके पास बिल्कुल बेसिक्स, जैसे हमने आज बेसिक बातें कर ली कि कोर्स में क्या है, हो क्या रहा है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम सारे काम खुद करते थे, पहले हम डेटा सेंटर भी बनाते थे, हम ISP भी बनाते थे, हम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, लेकिन इतना काम उसके अंदर नहीं था उस वक्त। अब कॉम्प्लेक्स हो गई दुनिया, अब टाइम चेंज हो गया है, अब हम जर्नलाइजेशन में नहीं रह सकते, ये पीरियड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। आप जब मार्केट में जाएंगे और अगर आप 1-2 साल काम करते हैं तो आप देखेंगे वो आपसे कहेगा भाई कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, यार मैं ये करता हूं,
आप जानते हो सब कुछ है। ये काम सीखने के बाद आप एक SME जो होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां तो काम चल जाएगा। वहां तो आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे बड़ा एनवायरमेंट है, बैंक है, फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी गुल अहमद है, अलकरम है, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक जॉब देंगे, या बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो एक जॉब देंगे। ये काम आपको आता है सारा, आपके लिए मसला नहीं है, जॉब ही जॉब है। किसी भी जगह मिले घुस जाओ, ठीक है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे, क्योंकि जब आदमी एक काम करने के बाद एक पोजीशन ऊपर आती है, जब मैनेजमेंट लेवल पे आप आते हैं, मैनेजर लेवल पे, ठीक है, तो वहां आप टेक्निकली जब सब जानते हैं तो लोग आपको बेवकूफ नहीं बना सकते नीचे वाले। अब हम टेक्निकली, हमें सब पता है, हम सॉफ्टवेयर भी जानते हैं, हम हार्डवेयर भी जानते हैं, हमें सारी चीजों का पता है। तो हमारे नीचे जैसी कंपनी वाले हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। कहेंगे भाई मेरे पास आने से पहले 10 दफा सोचते हैं वो कि यार वो चीजें लेके जाना जो वाकई सवाल हो, ऐसी कोई चीज ना पूछ लेना कि हम डांट खानी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि कोई बेवकूफाना बात वो पूछेगा मुझसे तो मैं कहूंगा मेरा काम है कि तुम्हारा काम है। हाँ, कोई फंसा हुआ काम है वो एक अलग बात है कि नहीं हो रहा, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, आप मेरे पास आते हैं सर क्या करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक जॉब है उसकी, अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि वो काम नहीं कर रहा है। सो ये आपके पास पूरा पार्ट है, और बेसिक लेवल के ऊपर हम बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, वैसे तो खैर बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, एक तो मैंने आपको बता दी उसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन कंप्यूटर्स की के अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए हार्डवेयर लेवल पे। सही, क्या क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में? बताओ बताओ, कंप्यूटर कभी यूज नहीं किया? तो कंप्यूटर सामने 3 चीजें लगी होती है, क्या क्या होती हैं? तो मॉनिटर कहते हैं उसको, ये LED कहते हैं, और कीबोर्ड, माउस और CPU। वेरी गुड। जब 4 बड़ी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, तो एक जो तुमने कहा कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट डिवाइस है, और जो तुम देख रहे हो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और जो CPU जिसमें सब कुछ जा रहा है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो तुम्हारे पास इनपुट डिवाइस है ये और बढ़ गई है। तुमने क्या क्या कहा? कीबोर्ड, माउस, और क्या हो सकता है? ये राइट पेन, और एयरफोन। एयरफोन इनपुट कहां से होगी? स्कैनर। अर्जेंट कॉल है। जी, और क्या हो सकता है? बिल्कुल, DVD हो गई, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। फ्लॉपी तो चलो खैर अब यूज नहीं होती, लिख लेते हैं, CD लिख लें, वो एक ही चीज है। सब क्या है? आपकी इनपुट दे रही है कंप्यूटर में, ठीक है। ऐसे ही आपकी कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, वो कौन सी है? पहले तो आपका जो है वो LED या मॉनिटर जिसको आप देख रहे हैं, फिर प्रिंटर, प्रोजेक्टर भी है, फिर
स्पीकर और कोई चीज जो आउटपुट देती हो। इनपुट पे, कैमरा इनपुट पे आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास चलेंगे है। फिर आपका एक सीपीयू है जिनको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीन जो पार्ट है वो है आपका मदरबोर्ड। ये वो मेन बोर्ड है जिसमें सब कुछ लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो एक मेथड कॉल होता है, इसको कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप सो के उठते हैं और सो के आप जैसे ही अचानक आपके गुनूदगी तारी हुई होती है, ठीक है ना, आप उस वक्त आप 100% नहीं होते। तो आपके अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे पीछे स्पाइनल कॉर्ड दी हुई है, हराम मगज, वो नहीं सोता, बाकी पूरा जिस्म सो जाता है अपने आप को। और एक पल्स देने के लिए दिल धड़कता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर को डिजाइन किया गया। मदरबोर्ड के ऊपर एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है जिसको ऑसिलेशन कहते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिससे क्लॉक चलती है। आप कहते हैं मेरे पास 2.7 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो पल्स चलती रहती है कंप्यूटर में, बंद नहीं होती। वो सो जाती है थोड़ी देर के लिए, उसको रोकती है एक बैटरी, सीमॉस बैटरी और सीमॉस चिप, बायोस नहीं, सीमॉस। अब आप जैसे ही उसको पावर देते हैं तो सीमॉस जो है वो बायोस के अंदर एक प्री प्रोग्रामिंग हुई भी होती है मदरबोर्ड की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको आप कहते हैं। क्या हो गया ये? ठीक है, और वो बायोस जो है एक डबल EEPROM होती है, एक्चुअली प्रोग्राम्ड हुई भी होती है। जैसे ही ऑन होता है कंप्यूटर तो पल्स ऑसिलेटर को स्टार्ट करती है और फौरन बायोस के पास जाती है। बायोस कहती है भाई सबसे पहले रैम के पास जाओ। इंटरनल रैम जो होती है उसके एक आवाज आती है ना, टू, ये टू आवाज पहले आती है, पहले ऐसे आवाज आती थी। तो इस फिजिकल एड्रेस रैम में क्रिएट होते हैं। उसके बाद प्रोसेसर के पास जाती है, प्रोसेसर को एनर्जाइज करती है, जैसे आपका दिमाग एनर्जाइज होता है। जब प्रोसेसर एनर्जाइज होता है तो कहता है मेरे साथ क्या क्या लगा हुआ है, फिर आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं, आपके आंखें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मुख्तलिफ जगहों पे बायोस के थ्रू मुख्तलिफ पेरिफेरल्स कंप्यूटर में कनेक्टेड है, जैसे कि साउंड कार्ड कनेक्टेड है, जैसे कि आपका बीजे कनेक्टेड है, जैसे कि आपका नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड है, आप फैक्स कार्ड कनेक्टेड है, आपके हार्ड डिस्क कनेक्टेड है आपकी, वो सब के एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस है। वो आके उनको बताती है कि हाँ कनेक्टेड है, हाँ वो कहते हैं कनेक्टेड है, प्रोसेसर को बताते हैं कनेक्टेड है, कहते हैं पक्का ये नहीं, हाँ कहते हैं ये एड्रेस है, ये कनेक्टेड है। तो ऐसे करके तमाम रैम, HDD, ठीक है, और आपकी जितने भी कार्ड्स हैं एक्स्ट्रा जो भी हैं, वो सब जाके पहले एनर्जाइज होते हैं, और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो मदरबोर्ड 100% एनर्जाइज हो जाता है और ये काम माइक्रो सेकंड में हो जाता है। जैसे ही एनर्जाइज होते हैं अब वो कहते हैं मुझे एनवायरनमेंट दो। एनवायरनमेंट क्या देंगे आप? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा देंगे? जो भी देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आप विंडोज दे रहे हैं
तो वो डेडिकेटेडली ढूंढने जाएगा कहां पे, हार्ड ड्राइव पे, क्योंकि आपने उसको पहली बूट डिवाइस कौन दी हुई है, हार्ड ड्राइव। अगर आपने पहली बूट डिवाइस को फ्लैश ड्राइव दी तो वहां जाएगा, लेकिन जाएगा किस पे, हमेशा सेक्टर 0, ट्रैक 0, साइलेंडर 0, ठीक है, ये वो एड्रेस है, और स्पिंडल 0। इस एड्रेस पे जाएगा, कहेगा क्या है, वहां उसको मिलेगा विंडोज, वहां से उठाना शुरू करेगा और रैम में इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू करेगा, फिर अपने हिसाब से मैनेज करेगा। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आप घर से निकले किराए पे देते किसी और को, तो वो होता है वो अपने हिसाब से मैनेज करे उसको। वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ऐसे ही होगा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो अब कंप्यूटर के अंदर ये सारी डिवाइसेस और फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन जो चला रहे हैं आप, वो चल रही होंगी मुख्तलिफ, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये कि कंप्यूटर के हवाले से क्या होता है, अब दूसरी चीज है कि हमारे पास नेटवर्क किसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। ये तो समझ में आ गया था, ऊपर में दिखाया कि नेटवर्क एक जाल है और उसके ऊपर जो वर्किंग करता है वो नेटवर्क है। लेकिन अगर वो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जाल है, अगर वो टेलीफोन है तो टेलीफोन का जाल है, अगर वो सेलुलर है तो सेलुलर नेटवर्क है, अगर वो सैटेलाइट है तो सैटेलाइट नेटवर्क है। तो नेटवर्क बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क की डेफिनेशन ये है कि टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, मुझे शेयर करनी है आपसे, या मेरे पास सिर्फ मॉडेम लगा हुआ है, आप मेरा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आप मेरी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। तो नेटवर्क जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मैं इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा और मैं रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट, अगर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता हो, कई नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात कर रहे हो, तो फिर वो हमारा बन गया इंटरनेटवर्क। अब एक तो है मेरा नेटवर्क है, मैं कहूं जी मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, मेरा कोई नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और एक है पब्लिक नेटवर्क। तो जब पब्लिक नेटवर्क पे नेटवर्क से नेटवर्क कनेक्ट होना शुरू हुए तो इंटरनेट फॉर्म हो गया और ये एक दुनिया, अलग दुनिया बन गई। और आज इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब मैंने आईएसपी पे काम किया तो उस पर सिर्फ याहू होता था और www की सर्विस नहीं होती थी, goofer.yahoo.com खोलते थे और सिर्फ एक सादा सा पेज आता था लिखा हुआ बस, ना एक तस्वीर उसमें लग सकती थी बस एक पेज पे। फिर सर्विसेज अभी आप पढ़ेंगे, टीसीपीआई भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो फिर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो आपका नेटवर्क, आपका कंप्यूटर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, भूलेंगे नहीं आप कि क्या क्या चीजें मैं बताता जा रहा हूं। और इसको लिखेंगे आप, नेक्स्ट क्लास में आप लिखना शुरू करें, क्योंकि ये आप सब भूल जाएंगे, ये लेक्चर भूल जाएंगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको जहन में रखना है कि ये तमाम चीजें मुझे किस तरह, क्योंकि आपको कुछ थ्योरी क्लासेस होंगी शुरू में,
फिर आपकी क्लासेस जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पर आएंगी, क्योंकि समझ में प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं जब तक आपको ये ना पता हो कि करना क्या है। ठीक है, अब नेटवर्क की इब्तिदा कहां से हुई? सबसे पहले दुनिया में जब भी टेक्नोलॉजी पे काम होता है ना, तो हमेशा टेक्नोलॉजी जो है, यानी दुनिया में टेक्नोलॉजी में जितना भी काम हुआ है, उस सब जगह पे टेक्नोलॉजी जो है वो यूजुअली बड़े लेवल पर काम करती है। और बड़े लेवल पर जो काम है वो है डिफेंस। जो भी टेक्नोलॉजी आप दुनिया में देखेंगे वो पहले डिफेंस के पास आएगी, फौज के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उनको है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था डार्पा नेट, डिफेंस आर्मी रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इन्होंने सबसे पहले दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर की। कैसे की? लैन कार्ड तो थे नहीं, ठीक है, कैसे करते? तो आपके पास कंप्यूटर में और बहुत सारे किस्म के भी मुख्तलिफ पोर्ट्स दी हुई हैं। एक सीरियल पोर्ट है, एक पैरेलल पोर्ट है। अब पैरेलल पोर्ट आती नहीं है, कुछ 25 पिन की होती थी, ठीक है। अब 9 पिन की थी सीरियल पोर्ट आती, पता वो भी आती कि नहीं आती है? वो भी नहीं आती। अब तो यूएसबी आ गई है, ठीक है। तो वो उस जमाने में सिर्फ पैरेलल पोर्ट थी और सीरियल पोर्ट थी। उस पैरेलल पोर्ट को, दो पैरेलल पोर्ट को कनेक्ट करके जो है वो पहला नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया गया। अच्छा, ये काम अभी डिफेंस ही कर रही थी कि यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है ये, दुनिया की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उनके स्टूडेंट ने भी ये काम कर लिया और ये पब्लिक हो गई चीज। और फिर उन्होंने अपने दो कैंपस को मिलाने की कोशिश की कि हम एक दफा किस तरह ये शेयर कर लें। वहां से इब्तिदा हुई, डार्पा नेट कन्वर्ट हो गई आरपा नेट में। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और फिर जाहिर बात है कि दुनिया में इब्तिदा हो गई डेटा शेयरिंग की थ्रू कंप्यूटर्स, और वो इतनी हुई कि आज तक कोई सोच नहीं सकता था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, 92 में या 90s में, बल्कि 90s से भी पहले, 86 में हम लोग रहते थे सोसाइटी ऑफिस में, तो वाहिद हमारा घर था जहां टेलीफोन था और फ्रिज था और गाड़ी थी, और पूरे
पूरे गली में सिर्फ 2 गाड़ियां थी, उनके वाले साहब के पास थी, उनके पास गाड़ी मोटरसाइकिल दोनों थी, और एक सामने एक शेवरलेट गाड़ी थी बहुत बड़ी, वो अमेरिका से लेकर आए थे। और टेलीफोन हमारे यहाँ लगा सबसे पहले, तो टेलीफोन के लिए लोग कॉल बुक कराते थे, 2.5 मिनट की सिर्फ या 3 मिनट की कॉल बुक होती थी बाहर के लिए। फ्रिज हमारे यहाँ था तो खाना रखवाने लोग आते थे कि भाजी रख लेते थोड़ा सा। इन्हें हमारे घर में टेक्नोलॉजी उस दिन से थी। मेरी वालदा मेरे मामू बाहर आते थे कनाडा में, तो वो खत लिखती थी, तो वो खत 2.5 महीने में वहां पहुंचता था, और फिर वहां जवाब आता था 2.5 महीने बाद। टेलीफोन आया तो वो तो पागल हो गई कि ये तो फौरन बात हो जाती है, लेकिन कितनी बात होगी 3 मिनट में। उस जमाने में 250 रुपए की कॉल होती थी, और खत जाता था 11 रुपए में। यानी कम्युनिकेशन का सिस्टम आज हैरान कुन चीज ये है कि हम ए दबाते हैं, वो ए देख रहा है। हम बी दबाते हैं, वो बी देख रहा है। टेक्नोलॉजी का शिफ्ट कितना बड़ा हुआ है, और ये कमाल किया है नेटवर्किंग ने। ठीक है, सो हिस्ट्री इसकी यही है, और मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको कि कितने टाइप की भी नेटवर्क हम बनाते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे बनता है, फिर आगे मुख्तलिफ नेटवर्किंग आई, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में जाहिर बात है वो सारी चीजें हैं, तो वो आपको पढ़नी है, समझनी है। वो इस्तेमाल अब नहीं हो रही, लेकिन कहीं पर उसकी जरूरत पड़ जाती है। बहुत सब बेसिक भी है, और दूसरी बात यह कि जरूरत भी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। उसके अभी भी यूजेज ऐसा नहीं है खत्म हो गया वो है। मोर्स कोड अब तो खैर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती हैं कि अनबिलीवेबल है वो, कि आप कहते हैं कि यार वो हम तो सोच ही सकते थे कि इसको आज दोबारा यूज करेंगे निकाल के। जैसे आजकल जो रिसेंटली साइबर में जो इशू है, तो इसी टेक्नोलॉजी को यहाँ से बड़ा ट्रांसफर ठीक हो रहा है। अब वो तो खैर एक अलग रीजन है। इंफॉर्मेशन तो कोडेड है ना, इंफॉर्मेशन कोडेड है, जाहिर बात है कि वो सारी चीजें। तो एक तो हो गया जनाब ये कि हमने जो है वो बेसिक चीजों के ऊपर बात की आज। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ना क्या है, अगले 6 महीनों में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें जाहिर बात है कि जैसे इनके लिए थोड़ी एडवांस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये कि ये समझ में आ रही है तुम्हें या नहीं आ रही? आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास एक 9 साल का बच्चा आया था और पूरा उसका MCS से उसने कर लिया, पेपर दिया, पास किया उसने। बहुत जीनियस था, बहुत तेज था वो, उसको पढ़ने का भी शौक था, और वो मेरी जान नहीं छोड़ता था कि सर किताब दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो मैं उसको दे देता था, मैंने कहा भाई ये पढ़ो तुम, फला जगह पे लिंक है, ये पढ़ लो। लेकिन ये कि माशाल्लाह उसने 9 साल के अंदर इतना तेज बच्चा था कि माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट की बात है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अपने इंटरेस्ट के साथ चीज को लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब ये हम नेक्स्ट क्लासेस से मकाते शुरू करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सारा अब टेक्निकल लेवल पर सारी चीज समझनी है आपको, ये ठीक है। ये सब कुछ समझेंगे तो फिर कहानी यहाँ शुरू होगी आपकी, हम इस सॉल्यूशन शुरू करें इसकी, ठीक है। इतने अरसे में आप अपना मशीन रेडी कर लें, जो भी मैंने कहा है आपसे,
वो आपके पास होगी तो अच्छा है कंप्यूटर वगैरह है ना, बस आपके पास भी है, बस ठीक है। मशीन होनी चाहिए भाई जिसपे आप बेतहाशा प्रैक्टिस कर सकें, खराब करें दोबारा इंस्टॉल करें फिर करें, कोई मसला नहीं है। इंस्टॉलेशन खराब हो गई है उस पर तजुर्बे करें, एक एक्स्ट्रा मशीन बना के रखें, एक क्लास के लिए रखें, जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं इसको आज यहाँ पे रोक रहा हूँ फिलहाल, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।